नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉक टेस्ट MT 365 और UPSC सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो आपकी तैयारी में एक नया आयाम लेके आएंगे। शुरुआत करते हैं उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आप हमारी किसी भी प्रकार की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जाइए। वहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल पर सर्च कर सकते हैं AKS जादौन, और सर्च करके आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। और किसी भी प्रकार की PDF जो कि हमारी क्लासेस से संबंधित है आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम पास करने के लिए, स्पेशली जब हम UPSC की बात करते हैं, तो UPSC को पास करने के लिए हमारे पास 3 बहुत ही महत्वपूर्ण जो है प्रैक्टिस होनी चाहिए। सबसे पहला मॉक टेस्ट, दूसरा वही मॉक टेस्ट, और तीसरा फिर मॉक टेस्ट। यानी कि हर एक रीडिंग के बाद आपको मॉक टेस्ट लगाना है, हर एक रिवीजन के बाद में मॉक टेस्ट लगाना है, और एग्ज़ाम देने से पहले मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपके प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए। प्रीलिम्स हो या मेंस हो, आपको मॉक टेस्ट हमेशा लगाते रहना है। मॉक टेस्ट से आप अपनी एक नई जो है तैयारी के बारे में पता कर पाते हैं कि कितना लेवल का आपका तैयार हो चुका है। चलो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1813 के चार्टर अधिनियम ने चीन के साथ व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। इसमें स्टेटमेंट दे रखे हैं। देखो, आप प्रश्न को पढ़ने का भी तरीका सीखिएगा कि स्टेटमेंट दे रखे हैं और उन स्टेटमेंट्स को आपको ध्यान में रख के पढ़ना होता है। जैसे कि इस स्टेटमेंट में जो बात हो रही है वो 1813 के चार्टर अधिनियम की बात हो रही है। और 1813 के चार्टर अधिनियम में वो कह रहे हैं कि चीन के साथ व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया 1813 में। दूसरा प्रश्न है, 1833 के चार्टर अधिनियम ने कानून बनाने पर पेशेवर सलाह के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य जोड़ा। तो अब इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा आपका सही है। ऑप्शन ए में दे रखा है केवल एक स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन 2 में दे रखा है केवल 2 स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन 3 में दे रखा है 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं, या फिर ऑप्शन डी में दे रखा है न तो 1 और ना ही 2, यानी कि कोई भी स्टेटमेंट ठीक नहीं है। देखो, अगर आप नॉर्मल क्वेश्चन आंसरिंग करना चाहते हैं तो एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि 1813 के चार्टर अधिनियम ने चीन और चाय के साथ व्यापार करने पर छूट दी थी, तो यानी कि पहला वाला स्टेटमेंट आपका होगा नहीं। तो जहाँ जहाँ पहला आ रहा है वो तो है नहीं आंसर में आपका, तो ये दोनों तो आपके आंसर में नहीं रहे। अब ना तो 1 और ना ही 2, ये भी हो सकता है, और केवल 2 हो सकता है। इसके लिए हम एक विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण क्यों? जिससे कि आप अपने क्वेश्चन को मजबूती से भविष्य के लिए भी तैयार कर सकें। 1813 का चार्टर अधिनियम जो था, इंग्लैंड में व्यापारिक हित भारत में व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए दबाव डाल रहे थे। यानी कि जो इंग्लैंड के व्यापारी थे वो कंपनी पर दबाव डाल रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार करती है उसके साथ साथ में और भी व्यापारी भारत आ सकें। तो ये सारी बातें 1813 में दबाव की थी। लेकिन जो ब्रिटिश की जो संसद थी उसने बोला कि चीन और चाय, इन 2 के साथ में कंपनी ही व्यापार करेगी, बाकी के लिए ये व्यापार खोल दिया था। ठीक है, तो यानी कि पहला स्टेटमेंट जो है बंद कर दिया गया था ब्रिटेन के लिए। तो ये वाली जो बंदरगाह वाली ये जो पहला स्टेटमेंट था, ये पहला स्टेटमेंट गलत है कि बंद कर दिया था, यानी कि चीन और चाय के साथ में व्यापार उनका कंटिन्यूस था। ये किसकी बात हो रही है? इस वाले स्टेटमेंट की। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। अब दूसरे स्टेटमेंट को एक बार समझ लेते हैं। 1833 का चार्टर एक्ट, कंपनी को 20 साल का पट्टा और बढ़ा दिया गया। भारत के क्षेत्र पर क्राउन के नाम से शासन किया जाना था। ये वाली बात कब हो रही थी? 1833 में। 1813 में क्या था कि अधिनियम ने इन शिकायतों का निवारण करने का प्रयास किया। भारत में व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया, लेकिन कंपनी ने चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार को बरकरार रखा। ये वाली बात हमारी क्लियर हो गई। अब इसमें एक काम करते हैं हम,
थोड़ा सा 1813 का एक चार्टर एक्ट को सुन लेते हैं और फिर 1833 के को। तो 1813 के चार्टर के बारे में बताते हैं। भारत के साथ व्यापार के संदर्भ में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, ये कब कर दिया गया था? 1813 में। ठीक है, इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ अधिकारों को प्रतिबंधित कर दिया, जबकि उसे चाय के व्यापार और चीन के साथ वाणिज्य पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी। यानी कि चाय और चीन, इस तरह से याद रख सकते हैं, और चीन के साथ नियंत्रण बनाने का अधिकार दिया। इसने इन क्षेत्रों को छोड़कर सभी ब्रिटिश व्यापारियों को भाग लेने की अनुमति देकर भारतीय व्यापार को उदार बनाया। उदार का मतलब एक बार आप समझ लीजिए, उदार का मतलब सभी के लिए व्यापार खोल दिया गया। ठीक है, इसके अतिरिक्त माफ कीजिए, इसके अतिरिक्त अधिनियम ने भारत में शासन के लिए एक अधिक संगठित और विनियमित ढांचा स्थापित किया, जिसमें शिक्षा, मिशनरी गतिविधियों और विशिष्ट वित्तीय आवंटन के प्रावधान शामिल किए गए। यहाँ तक भी ठीक है। इस अधिनियम के तहत भारत में शिक्षा के प्रचार के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए का अनुदान प्रदान किया गया। किसमें? 1813 के चार्टर में 1 लाख रुपए, कितना? 1 लाख रुपए, ठीक है, का प्रावधान किया गया था। किसके लिए किया गया था? शिक्षा के लिए। शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था। इस अधिनियम के तहत भारत में शिक्षा के प्रचार के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए का अनुदान प्रदान किया गया। थोड़ा पानी ले लेता हूँ। यहाँ तक क्लियर है। इस अधिनियम ने स्थानीय सरकारों को कर लगाने और संचित करने का अधिकार दिया। किसने? 1813 के अधिनियम ने। 1813 के अधिनियम ने स्थानीय सरकारों को कर लगाने, स्थानीय सरकारों के कर लगाने और संचित करने का अधिकार दिया। यहाँ तक बात ठीक है? चलो ठीक है। अब एक बार क्या करते हैं, 1833 को भी एक बार सुन लेते हैं। इस अधिनियम को संत हेलेना अधिनियम 1833 के रूप में भी जाना जाता है। किस अधिनियम को? 1833 के अधिनियम को संत हेलेना अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। लॉर्ड विलियम वेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्यों को कानून सदस्य के रूप में जोड़ा गया था, लेकिन कानून के उद्देश्य के लिए केवल अस्थायी सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले पहले कानून सदस्य बने थे। अब यहाँ एक बार ये स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। 1833 के चार्टर अधिनियम ने कानून बनाने पर पेशेवर सलाह के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य को जोड़ा। ठीक है, ये और किसको जोड़ा था उसका नाम भी एक बार पता कर लीजिए। उसका नाम था लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, बाकी मैकाले नाम से याद रख सकते हैं। एक कानूनी सदस्य पेशेवर सलाहकार को जोड़ा गया, उसका नाम था मैकाले। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो गया? बी। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर पहला आपका पूरा क्लियर है। दोबारा मैं यहीं पे समझा देता हूँ। 1813 के चार्टर अधिनियम ने चीन के साथ व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? नहीं किया। तो कब किया था? 1833 में। 13 में कोई भी ऐसी बात नहीं थी। लेकिन चीन और चाय को छोड़ के बाकी सभी व्यापार को और व्यापारियों के लिए खोल दिया गया था। इंग्लैंड के और जो अन्य व्यापारी थे वो व्यापार करने भारत आ सकते थे, लेकिन चीन और चाय के साथ व्यापार का जो मोनोपोली था वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। उसी तरह से 1833 के चार्टर अधिनियम में कानून बनाने पर
पेशेवर सलाह के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य को जोड़ा था। उस कानूनी सदस्य का नाम लॉर्ड मैकाले था। टोटल कितने थे? गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्यों को कानून सदस्य के रूप में जोड़ा गया था, लेकिन कानून के उद्देश्य के लिए केवल अस्थायी सदस्य के रूप में। ये स्थायी सदस्य नहीं थे। लॉर्ड मैकाले क्या थे? अस्थायी सदस्य थे। अस्थायी सदस्य थे, इनको जोड़ा गया था। अधिनियम ने देश में ब्रिटिश उपनिवेशों को वैधता प्रदान की। सभी भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए लॉर्ड मैकाले के तहत विधि आयोग को गठित किया गया था। तो विधि आयोग किसके अंडर गठित किया गया था? लॉर्ड मैकाले के। कंपनी के चाय और चीन के व्यापार के संदर्भ में एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। कब कर दिया? 1833 में। मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा प्रश्न समझ में आ गया होगा। आप थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ने के लिए, आप थ्योरेटिकल तैयार करने के लिए यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। PDF आप डाउनलोड कर लेना। देखो, और ये 1813 के चार्टर क्या है, एक बार चाहो तो डिस्कस कर सकते हैं, कर लेते हैं। भारत के साथ व्यापार के संदर्भ में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया, लेकिन चीन और चाय के व्यापार को छोड़कर। इसने इन क्षेत्रों को छोड़कर सभी ब्रिटिश व्यापारियों को भाग लेने की अनुमति दे दी, व्यापारियों को भारत में व्यापार करने के लिए। इसके अतिरिक्त अधिनियम ने भारत में शासन के लिए एक अधिक संगठित और विनियमित ढांचा स्थापित किया, जिसमें शिक्षा, मिशनरी गतिविधियां और विशिष्ट वित्तीय आवंटन के प्रावधान शामिल किए गए। इस अधिनियम के तहत भारत में शिक्षा के प्रचार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए, ठीक है, याद रखना, 1 लाख रुपए का अनुदान प्रदान किया। इस अधिनियम ने स्थानीय सरकारों को कर लगाने का, संचित करने का अधिकार दिया। अब 1833 के चार्टर को भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इस अधिनियम को संत हेलेना अधिनियम 1833 के रूप में जाना जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। पूछ लिया जाता है, आप स्टार लगा सकते हैं। गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्यों को कानून सदस्य के रूप में जोड़ा गया। कितने को? 4 को। लेकिन एक अस्थायी सदस्य लॉर्ड मैकाले को भी जोड़ा गया। बॉम्बे और मद्रास कानून बनाने की अपनी शक्ति से वंचित थे। अधिनियम ने देश में ब्रिटिश उपनिवेश को वैधता प्रदान की। किस अधिनियम ने? 1833 के चार्टर ने। कंपनी के चाय और चीन के व्यापार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। कब कर दिया? 1833 में। मुझे उम्मीद है पहला क्वेश्चन आपका पूरा क्लियर है। अब हम दूसरे क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? तो ये देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी इससे पहले हमने रेगुलेटिंग एक्ट कंप्लीट किया था, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो 1773 में बंगाल गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया, ये क्लियर हो गया। 1833 का चार्टर एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो कब बनाया गया था? 1833 में, ठीक है, ये क्लियर है। अब यहाँ पे आपको याद क्या रखना है? यहाँ बंगाल के गवर्नर को, देखो, बंगाल के गवर्नर को अब क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल बना दिया गया था। यहाँ पे लगा लीजिए, गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। और गवर्नर जनरल को यहाँ पे बंगाल के गवर्नर जनरल को, ये जो था ये बंगाल का था, बंगाल का गवर्नर, और जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये दोनों पॉइंट क्लियर हैं। तो इसका आंसर तो है सी, ठीक है। 1773 का आपको जो पॉइंट याद रखना है कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। और दूसरा 1833 के चार्टर एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये भी आपको, मुझे उम्मीद है दोनों क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। अब
इससे आगे का क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देखो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? अब यहाँ प्रथम भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो कब बनाया गया था? बंगाल का गवर्नर जनरल 1773 में, भारत का गवर्नर जनरल 1833 में। ये दो बातें हमें पहले क्वेश्चनों से क्लियर हो चुकी हैं। अब हम जो क्वेश्चन क्लियर करने वाले हैं, अब हम उनके नाम पे डिस्कस करने वाले हैं। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? अब ये कौन था, ये बात हो रही है हमारी किसके बारे में? 1833 के बारे में। तो देखो, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, बंगाल के पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। तो वॉरेन हेस्टिंग ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, ठीक है, बंगाल के पहले फर्स्ट गवर्नर जनरल, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर। रॉबर्ट क्लाइव कौन थे? बंगाल के पहले गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर, ऐसे याद रखिए। FGJ गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर, और लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब यहाँ 1833 की बात हो रही है, तो ये भारत के गवर्नर जनरल थे, पहले फर्स्ट गवर्नर जनरल। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था, भारत का प्रथम वायसराय था। ये क्लियर है? उम्मीद है आपको ये पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, हर व्यक्ति के बारे में जानकारी मिल गई होगी। एक बार जानकारी को रिपीट कर दें। बंगाल के वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर यानी कि पहले गवर्नर, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल, लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 पूर्ण रूप से क्लियर हो चुका होगा, इतनी मुझे उम्मीद है। थ्योरेटिकल पार्ट के लिए आप यहाँ से एक बार ये रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, बंगाल के पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, और लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। देखो, किस अधिनियम में सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया था? तो यहाँ पे क्या करना है आपको? सिविल सेवा के चयन की खुली प्रतियोगिता की बात हो रही है, और यहाँ हो रहा है कि प्रयास किया गया था। तो आपको एक ये क्वेश्चन पढ़ लेना है थोड़ा सा। 1813 का चार्टर एक्ट में सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया था। तो ये वाले क्वेश्चन तो हमारा आंसर तो हो गया इसका बी, ये क्लियर हो गया। लेकिन इससे रिलेटेड कुछ संबंधित जो चीज़ें हैं वो याद कर लेते हैं। 1853 का चार्टर एक्ट में सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। तो 1853 में ये प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, आयोजन हुआ, ठीक है। और 1833 के चार्टर एक्ट में आयोजन करने की जो कोशिशें थी, जो शुरुआत थी, वो करने की कोशिश की गई थी। प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया था। कब किया गया था? 1833 के चार्टर में। ये बात क्लियर है आपकी? देखो, दोबारा मैं एक बार बता दूं क्या? 1853 के चार्टर एक्ट में प्रतियोगिता शुरू कर दी गई थी, और 1833 के चार्टर एक्ट में प्रतियोगिता शुरू करने का प्रयास किया गया था। यहाँ तक क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो चुका। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में आप डिटेल यहाँ से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। अच्छे से पढ़ने के बाद खुद में एनालिसिस करके आप हमें आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं अपनी तरफ से एक्सप्लेन कर देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कि A, B, C और D, ये 4 कथन दिए गए हैं। इनमें से आपको पता करना है कौन सी बात सही है
और कौन सी बात गलत है। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया, तो कहा गया। परिणाम स्वरूप लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। तो भारत के गवर्नर जनरल की जो बातें हो रही थी, जो हमने पढ़ा था कुछ टाइम पहले, वो पढ़ा था 1833 में, याद होगा सबको। तो हो सकता है कि आगे 1833 की बातें हमें पढ़ने को मिले। इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद द्वारा दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया। भारत में भारतीय विधि आयोग की स्थापना की गई। अब क्या पूछा जा रहा है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है। इसमें आपको एक क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक सी लग रही है मुझे। वो मिस्टेक ये है कि ये पूछा जा रहा है स्टेटमेंट 1833 के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में सही है। एक बार इसका विश्लेषण कर लेते हैं और आंसर के नज़दीक पहुंच जाएंगे। 1833 के चार्टर अधिनियम की बात है। इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल की परिषद और विधान परिषद की स्थापना की, ये बात हमें पहले पता थी। दूसरा, इस अधिनियम ने भारत में भारतीयों के खिलाफ भेदभाव को रोक दिया। कैसे? इस अधिनियम ने दासता की स्थिति सुधारने के लिए सुधार की शुरुआत की। ठीक है, इस अधिनियम ने भारत में यूरोपीय आप्रवासन और संपत्ति अधिग्रहण पर प्रतिबंध हटा दिया। इस अधिनियम ने भारत में कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए लॉर्ड मैकाले के तहत एक विधि आयोग का गठन किया गया। तो विधि आयोग में 4 सदस्य थे और एक बिना कानूनी सदस्य थे, उनका नाम था शिक्षाविद, मान लीजिए शिक्षाविद, और उनका नाम था मैकाले। ठीक है, और 1 लाख रुपए जो शिक्षा पे 1 लाख रुपए शिक्षा पे जो खर्च करने थे, वो बातें थी हमारी 1833 में, और ये बात है हमारी 1833 में। ठीक है, इस अधिनियम ने भारत में कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए लॉर्ड मैकाले के तहत एक विधि आयोग का गठन किया। ये क्वेश्चन का जवाब आपको मुझे देना है। आप मुझे बताएंगे कौन सा स्टेटमेंट ठीक है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। 1833 चार्टर अधिनियम में से कौन सा कथन असत्य है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा क्लियर होना चाहिए। 1833 के चार्टर को हम बार बार पढ़ चुके हैं, रिवीजन कर चुके हैं। अब 1833 के चार्टर अधिनियम के बारे में पढ़ लेते हैं। इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को 20 साल के लिए बढ़ा दिया। पहली बात आपको पता करनी है, ये पढ़ चुके हैं हम, आप बताएंगे स्टेटमेंट, बाकी विश्लेषण में समझ लेंगे। इस अधिनियम ने कंपनी के व्यापार एकाधिकार को खत्म कर दिया। बात बिल्कुल सही है, एक बार में क्लियर होगी। इस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश शासन को केंद्रीकृत किया। सभी भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए लॉर्ड मैकाले के तहत विधि आयोग को गठित किया गया था। विधि आयोग का गठन किया गया था, ये भी ठीक है। बी और डी 2 बातें तो हमारी ठीक है। आंसर देख लेते हैं, केवल 1, केवल 2, केवल 3 और सभी 4। इसका मतलब सभी 4 सही होंगे। ठीक है, सारी बातें हमारी सही हैं। क्वेश्चन हमारा आंसर मिल गया। एक बार इसके बारे में थोड़ा विश्लेषण चाहो तो हम समझ लेते हैं, जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। गवर्नर जनरल को कंपनी के नागरिक और सैन्य मामलों की देखरेख और निर्देशन के लिए नियुक्त किया गया था। गवर्नर जनरल सभी राजस्व और व्यय पर नियंत्रण रखेगा। मद्रास और बम्बई की सरकारों ने अपनी विधायी शक्तियां खो दी और वे केवल गवर्नर जनरल को कानूनी परियोजनाएं प्रस्ताव करने में सक्षम थी। कानून निर्माण पर पेशेवर सलाह देने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि विशेषज्ञ की नियुक्ति की गई, जिनका नाम मैकाले था, और मैकाले को नियुक्ति की गई थी 1833 के चार्टर में, और वो भी विधि आयोग के लिए। इतनी बात हमें याद रखनी है।
प्रशासन से दास प्रथा की स्थिति में सुधार लाने और अंततः इसे समाप्त करने का आग्रह किया गया। दास प्रथा को 1843 में समाप्त कर दिया गया था। तो यहाँ से ये बात हमारी क्लियर हो जाती है, दास प्रथा को कब समाप्त किया गया था? 1843 में पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था, पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था। ठीक है, ये आपका क्लियर है। क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर हो चुके, मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूरा हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे पढ़ लेते हैं। 1833 के अधिनियम से पहले कितने अधिनियम आए थे? अब ये क्वेश्चन आप मुझे बता सकते हैं कितने अधिनियम आ गए? 2 अधिनियम, 6 अधिनियम, 7 अधिनियम, 5 अधिनियम। तो आंसर व्याख्या इसकी होगी 6 अधिनियम। कितने अधिनियम आए थे? 6 अधिनियम आ चुके थे। यहाँ तक क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लेते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। चाय के व्यापारिक एकाधिकार को कब खो दिया गया था? 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। ये बात हम कई बार बता चुके, आपको क्लियर होगी। चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत कंपनी ने न केवल चाय के व्यापारिक अधिकार को खो दिया, बल्कि उसके साथ सभी व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए थे 1833 में। इस प्रकार कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत पर केवल शासन करना रह गया था। भारत पर शासन करना कब? 1833 में। देखो 1833 में कंपनी का जो काम था वो था केवल भारत पर शासन करना। ठीक है, शासन करना। बाकी जो एकाधिकार थे वो सारे समाप्त हो चुके थे और 1833 में पूर्ण रूप से समाप्त हो गए थे। यहाँ तक क्लियर है। 1853 का चार्टर अगर आप एक बार पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। आधुनिक संसदीय प्रणाली, ये सारा कुछ इसमें दे रखा है। आप जब PDF डाउनलोड करेंगे तो आप 1853 का चार्टर इसमें से पढ़ लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा पहली बार भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई। 1833 का चार्टर अधिनियम सिविल सेवकों के चुनाव के लिए खुली प्रतियोगी प्रक्रिया आरंभ करने का प्रयास था। ये हम पढ़ चुके हैं, तो पहले तो हमने ये सही लगा दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा स्टेटमेंट 100% सही है। ये वाली बात क्लियर हो गई। अब पहली बार भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत 1853 के चार्टर अधिनियम में हुई, अतः कथन एक असत्य है। ये वाला कथन असत्य है। ये कब हुई थी शुरुआत? इसका चार्टर था 1853। तो ये तो गलत हो गया। एक स्टेटमेंट सही है, नंबर 2 वाला स्टेटमेंट ठीक है और नंबर 1 वाला स्टेटमेंट गलत है। एक बार इसके आंसर देख लेते हैं। केवल एक सही है, ये नहीं है। 1 और 2 दोनों सही है, नहीं, न तो एक ही, तो आंसर केवल B वाला हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसके बारे में थोड़ी पढ़ लेते हैं। पहली बार भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत 1853 के चार्टर अधिनियम में हुई। ये बात हमारी क्लियर है। अब 1833 के चार्टर अधिनियम ने खुली प्रतियोगिता का प्रयास जरूर किया, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण यह अस्वीकार हो गया था। कब? 1833 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका विरोध किया, लेकिन पुनः 1853 में लाया गया था। क्वेश्चन 9 तक सारी बातें क्लियर है। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई चीज़ मिस हो रही है आपकी या कोई कन्फ्यूजन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। ये आज का आखिरी प्रश्न है और फिर इसके बाद अगली क्लास के प्रश्न आते रहेंगे। निम्नलिखित में से किसके कारण भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई थी? तो अब ये आपको पूरा पता है। 1813 का चार्टर अधिनियम, सार्वजनिक शिक्षा की सामान्य समिति 1823 और ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिस्ट विवाद। इसके बारे में थोड़ा डिटेल समझ लेते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा प्रश्न है ये। चार्टर अधिनियम 1813 ने आंग्लविद और शास्त्रविदों के बीच अनुदेशन के माध्यम पर विवाद पैदा किया। तो कब किया गया था विवाद? 1813 में। तो इस हिसाब से पहली बात हमारी
क्लियर हो जाती है। इस विवाद के कारण इस अनुदान को 1823 तक अप्रभावित रखा गया था। कब तक? 1823 तक, यानी कि सार्वजनिक शिक्षा की सामान्य समिति भी इसमें शामिल थी अंग्रेजी शिक्षा लाने के लिए। 1823 में गवर्नर जनरल काउंसिल ने एक जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन नियुक्त की, जो शिक्षा हेतु 1 लाख रुपए का अनुदान प्रबंधन हेतु उत्तरदायी थे। तो ओरिएंटलिस्ट और एंग्लोविद इन दोनों के विवाद भी इसके अंग्रेजी शिक्षा को लाने के लिए जिम्मेदार माने जा सकते हैं। ठीक है, इस समिति की अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले ने की। यहाँ तक कि जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन भी वोट द्वारा शिक्षा का माध्यम तय करने में सक्षम नहीं थी, क्योंकि 10 सदस्यों में से 5 शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे और बाकी शिक्षा के माध्यम के लिए प्राच्य या शास्त्रीय भाषाओं के समर्थक थे। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट था, ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्फ्लिक्ट है। अक्सर कर प्रश्नों में पूछा जाता है, देखा जाता है कि हर परीक्षा में इस कॉन्फ्लिक्ट से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो आप इसकी पूर्ण रूप से तैयारी यहाँ हमने दे रखा है पूरा डिटेल में, यहाँ से पढ़ के कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है, एक बार समझ लेते हैं। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 सही है, केवल 1 और 3 सही है, 1 2 3 तीनों बात है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्लास बहुत लाभदायक रहेगी, आपकी तैयारी में एक नए आयाम को खोलने की कोशिश करेगी। और आपसे उम्मीद है कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। आपको हमारी क्लास में कोई कमी नज़र आती है या किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और जाने से पहले एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।